मैं रागिनी फिर से आपके बीच में वीडियो लेकर आई हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे स्टोरी इसकी लुई 16 अंकल की। उसमें हमने पढ़ा कि कैसे गणतंत्र की स्थापना हुई और राजतंत्र का उन्मूलन हुआ। तो हमने ये देखा कि आंदोलन के द्वारा जो तीसरा वर्ग था, थर्ड एस्टेट था, जो सामान्य लोग थे, पहले तो उसके कुलीन लोगों के हाथों में सत्ता आई, लेकिन बाद में आम जन ने भी आंदोलन किया। और उसमें आपने देखा होगा कि जब पुरुष वर्ग जो है लड़ाई करने जाते थे, जब सेना में भर्ती हो गए थे या आंदोलन में लगते, तो महिलाएं घर का कामकाज संभालती थी, वो कमाने जाती थी, पाव रोटी लाती थी, ये सब करती थी। तो चूंकि वो मोर्चे पर जाते थे, वो घर संभालती थी, सारा व्यवस्था देखती थी, तो इस सारे आंदोलन से क्या उनको कुछ लाभ मिला, क्या उन्हें कुछ फायदा पहुंचा? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं को भी क्या कोई आंदोलन हुआ, उनके लिए भी कुछ काम हुआ क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हाँ, महिलाओं का भी आंदोलन हुआ था, इसमें महिलाओं ने भी क्रांति की थी, लेकिन जो महिलाओं का योगदान था कि वो घर संभाल रही थी, तब पुरुष जाकर वो बाहर काम कर रहे थे या स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे। उस समय बराबर से दर्जा दोनों का बराबर था, लेकिन जो लाभ मिला उसमें महिलाओं को कोई बहुत खास लाभ नहीं मिला, क्योंकि उनकी स्थिति सुधारने के लिए बहुत काम नहीं हुए। उनको निष्क्रिय 1791 में जो संविधान पारित हुआ उसमें उनको निष्क्रिय मान लिया गया, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, वो सिर्फ घरेलू कामों तक सीमित रह गई। तो महिलाओं को भी लगा कि ये तो ठीक नहीं है, तो उन्होंने उस समय भी उन्होंने, जब जैकोबिन क्लब बना था, तब महिलाओं ने भी अपने क्लब बना लिए थे। और इन क्लबों में महिलाएं क्या करती थी, जैसे सिलाई बुनाई का काम करती थी, घरेलू काम करती थी, और भी वैसे काम करती थी। बहुत ज़्यादा शिक्षित तो नहीं थी तीसरे वर्ग की महिलाएं। तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाए, अखबार निकालने शुरू किए और आंदोलन किया कि भाई हमें भी राजनीतिक अधिकार देना चाहिए, हमें भी बराबरी का दर्जा देना चाहिए। तो जब ये आंदोलन हुआ तो उसका कुछ तो प्रभाव पड़ा, लेकिन जो क्रांतिकारी सरकार गठित हुई थी, यानी जो जैकोबिन रोबेस्पियर की जो सरकार गठित हुई थी, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था सारे सुधार करने में, तो उसने एक सुधार किया था महिलाओं के लिए, विश्वविद्यालय खोल दिए थे और महिलाओं के लिए विवाह का कानून बन गया था। अब जो उसके माता पिता महिलाओं को जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते थे, तलाक का भी कानून हो गया था, और विवाह एक अनुबंध के रूप में हो गया था कि जब तक रहना है रहे, नहीं रहना नहीं रहे। तो ये सारी सुविधाएं हो गई थी, लेकिन फिर भी महिलाओं को इससे ही संतुष्टि नहीं मिली। वो अब और भी आगे बढ़ना चाहती थी और राजनीतिक अधिकार, उनका कहना था कि हमें समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन नाम की एक क्लब का गठन किया और उसके माध्यम से सारी गतिविधियां वो संचालित कर रही थी। लेकिन अगर बात करें तो उस समय तो उनको ये सारे जो वो चाहती थी, हालांकि उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया था और अब वो कलाकार भी बन सकती थी, किसी भी पद पर आसीन हो सकती थी, शिक्षित होकर, ये सब था, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं था, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। और ये संघर्ष चलता रहा, लगातार चलता रहा। जिन महिलाओं ने विरोध किया, उनको जो बहुत बड़ी संख्या में जो नामी गिरामी महिलाएं थी जो आंदोलन का संचालन कर रही थी, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। और उसी भांति जैसे अन्य लोगों को वो मशीन पर चढ़ा के मार देते थे, वैसे इन महिलाओं को भी मार दिया गया। बहुत लंबी संख्या में ये सब हुआ। लेकिन फिर बाद में जो सरकार आई थी उसकी कन्वेंशन की 1794 में, है ना, मताधिकार और समान वेतन का आंदोलन दूसरी सदी तक चलता रहा। 1946 में जाकर जो है महिलाओं को मताधिकार मिला। यानी भारत में जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ ही महिला पुरुष को बराबर से जो मताधिकार का अवसर प्राप्त हुआ है, वो फ्रांस में नहीं मिला, वो जाकर 1946 में, 200 वर्ष तक सिर्फ महिलाएं अपने मताधिकार के लिए लड़ती रही, तब कहीं जाकर। तो जो तथाकथित यूरोपीय लोग हैं जो कहते हैं अपने आप को कि हम सभ्य हैं और हम लोग असभ्य लोगों पर उन्होंने शासन करने के उद्देश्य से आए थे, जिनको सभ्य बनाना है, उनकी सभ्यता का पता यहीं चलता है कि वो कितना बराबरी का दर्जा देते हैं, वो कितनी समानता की बात करते हैं, है ना। तो इस तरह महिलाओं का भी आंदोलन चला उस फ्रांसीसी क्रांति में और बहुत सी महिलाओं को गिरफ्तार भी किया, मारा भी गया। कुछ अधिकार मिले पर बराबर का अधिकार उनको नहीं मिला था, वोट डालने का अधिकार जाकर 1946 में मिला। इसी प्रकार एक और वर्ग था, दास प्रथा। उस समय भले ही ये लोग कहते थे कि हम बहुत सभ्य हैं और संपूर्ण मानव जाति को समान मानते हैं, लेकिन सबसे घिनौनी प्रथा का जो आरंभ हुआ था, दास प्रथा का आरंभ उनके यहाँ भी था। और चूंकि कुछ कैरिबियाई जो उपनिवेश थे, जो उसके यूरोप के उपनिवेश थे कैरिबियाई, जैसे मार्टिनिक है, गार्डेलेफ है और सेंट डोमिंगो है, ये सारे तंबाकू, नील और कॉफी चीनी के प्रमुख आपूर्तिकर्ता
होता था, यानी इन स्थानों पर, इन उपनिवेशों से तंबाकू, नील, कॉफी और चीनी सप्लाई होती थी पूरे उसमें, यूरोप में सब जगह, और इससे ये धन कमाते थे बहुत बड़ी मात्रा में। लेकिन इन बागानों में चूंकि ये उपनिवेश थे, यूरोप में तो थे नहीं, तो यहाँ के जो यूरोपियन लोग थे वो इतनी दूरी पर जाना नहीं चाहते थे, अनिच्छा थी कि हम क्यों इतनी दूर जाकर मजदूरी करेंगे। तो इन बागानों में काम करने के लिए इनको मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, तो इन्होंने क्या किया, फिर कैसे मजदूर आए, तो दास बनाना शुरू किया, है ना, दासों को बनाना शुरू किया। और वो कहाँ से, ये जो इनके औपनिवेशिक क्षेत्र थे जैसे अफ्रीका वगैरह है, यहाँ से इन्होंने दास लेने शुरू किए। तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका दास व्यापार का एक त्रिकोण बन गया, दासों को खरीदा और बेचा जाने लगा था, है ना, इन बागानों में काम करने के लिए। तो फ्रांसीसी सौदागर बोरदे और नानते बंदरगाह पर अफ्रीका जाते थे, इन बंदरगाहों से जहाज ले जाते थे अफ्रीका, और वहाँ की स्थानीय सरकार से दासों को खरीदते थे। उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी जाती थी, पैरों में बेड़ियाँ डाल दी जाती थी, और चूंकि उस यात्रा में 3 महीने का समय लगता था वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाज से, तो ठूस के उन जहाज़ों में अमानवीय तरीके से उन दासों को भर दिया जाता था और उन बागानों में ले जाया जाता था, वहाँ वो काम करते थे और उनके बलबूते पर ये धनी हो रहे थे और पूरे उसमें कॉफ़ी और उसका निर्यात कर रहे थे। तो ये व्यवस्था थी, दास की बहुत खराब स्थिति थी उस समय, और ज़्यादातर नीग्रो लोग जो थे अफ्रीका के, उनको दास बनाया गया, है ना। तो हालांकि जो सरकार थी 1794 की कन्वेंशन, जो सरकार थी उसने उपनिवेशित दास मुक्ति का कानून पास कर दिया था कि दासों को भी, जो उपनिवेशों में दास रह रहे हैं उनको भी मुक्ति दी जाएगी। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चली। 10 वर्ष बाद फिर से नेपोलियन बोनापार्ट का शासन हुआ और उसने फिर से दास प्रथा को स्वीकृति दे दी, और अब जो है, जो व्यापारी थे उनके लिए नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की आज़ादी थी, वो उनको गुलाम बना सकते थे। अंत में जाकर 1848 में जो है दास प्रथा की समाप्ति हुई। तो ये महिला और दास ऐसा वर्ग था उस समय की व्यवस्था में, जो ये इतने आधुनिक अपने आप को कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमानवीय था उनके प्रति। तो ये हमने पढ़ा। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि समाप्ति की बात, कि कैसे फ्रांस जो है, क्या 1974 में स्वतंत्र हो गया था, क्या 1791 में स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद कुछ नहीं था? तो नहीं, उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होती है, जो हम तानाशाही शासक के रूप में देखते हैं। हमारे सामने हिटलर और नेपोलियन जैसी शक्तियाँ उसी समय उभरी थी और पूरे विश्व पर उन्होंने, पूरे उसमें विश्व शक्ति में अपना परचम लहराया था। इनके बारे में कल हम जानेंगे। तो आज ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। इस कहानी को लेकर कल फिर मिलेंगे और कल ये कहानी समाप्त होगी।